जया किशोरी की, कि याद होगा हमने देखा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो में, उन्होंने कहा था कि भगवान खड़े हैं और एक बच्ची है उससे टैडी मांग रहे हैं उसका, कह रही मैं नहीं दूंगी, वो छोटा सा टैडी है, भले बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा सा टैडी छुपा हुआ है। भगवान ये चाहते हैं कि मैं उससे वो छोटा वाला लेके बड़ा वाला उसे दे दूँ, बड़ा सा। लेकिन हमें उस वक्त ये लग रहा होता है वक्ती तौर पे कि यार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हर्षिका, मेरे साथ हैं दवाई कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। माँ बाप ही दवाई पिलाते हैं, माँ बाप ही दवाई खिलाते हैं, माँ बाप ही सेहत का ख्याल रखते हैं। माँ बाप ही कहीं चले जाए तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आज की करें आपको पेश करते हैं तो तो आज की हमारी वीडियो है नारायण मूर्ति जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इन्फोसिस स्टार्टेड एनआर नारायण मूर्ति, बायोग्राफी सुधा मूर्ति। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सक्सेस में एक ऐसा नशा होता है जिसे पाकर अच्छे भी बहक जाते हैं, लेकिन जो सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी अपनी सादगी को नहीं छोड़ता, वही इंसान दुनिया में महान कहलाता है। और ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर एनआर नारायण मूर्ति जी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें उनकी बेमिसाल अचीवमेंट्स के लिए फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। दरअसल एनआर नारायण मूर्ति वही इंसान है जिन्होंने भारत को उसकी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस दी है। लेकिन अपने करियर में इतना सफल होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह अपनी सिंप्लिसिटी को बरकरार रखा है, ये चीज आज उन्हें एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ ही एक कमाल का इंसान भी बनाती है। और ये उनकी सिंप्लिसिटी व हम्बल बिहेवियर ही है कि 2020 में जब उनके हाथों से रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवाया गया, तो एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने नीचे झुककर रतन टाटा के पैर तक छू लिए थे। अब आप खुद ही सोचिए कि जो इंसान अपने सबसे बड़े राइवल के लिए भी अपने मन में इतना सम्मान रखता है, वो खुद कितना ज्यादा डाउन टू अर्थ होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी ग्रेट बिजनेसमैन के स्ट्रगल से लेकर उनके सफलता हासिल करने तक की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नागवार रामाराव नारायण मूर्ति यानी कि एनआर नारायण मूर्ति जी का जन्म 20 अगस्त 1946 के दिन मैसूर के एक टाउन सिद्धलागता में रहने वाली एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। नारायण मूर्ति जी के पिता पेशे से एक टीचर थे, जिसके चलते परिवार में शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल हुआ करता था। उनके परिवार में वे कुल 8 भाई बहन थे, जिसमें नारायण मूर्ति जी 5वें नंबर पर थे। अब अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने होम टाउन से ही पूरी की और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि NIE में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों, इस तरह से साल 1967 में NIE कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। और फिर इसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए उनका सिलेक्शन IIT कानपुर में हो गया। अब नारायण मूर्ति जी तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की इनकम इतनी नहीं थी कि वो इस पढ़ाई का खर्चा उठा पाते, क्योंकि उनका परिवार काफी बड़ा था और उन्हें अपने सभी बच्चों का बराबर ख्याल रखना था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे नारायण मूर्ति जी से साफ कह दिया था कि वो IIT कानपुर में उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी में तो नारायण मूर्ति जी का सिलेक्शन 12वीं के बाद भी हो गया था, लेकिन तब भी उनके पिता अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें वहां पर एडमिशन नहीं दिला पाए थे और मजबूरी में नारायण मूर्ति जी को NIE से ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस बार नारायण मूर्ति जी ने यह तय कर लिया था कि चाहे अपनी पढ़ाई का खर्चा उन्हें खुद ही क्यों न उठाना पड़े, लेकिन इस बार वो पढ़ने के लिए IIT कानपुर जरूर जाएंगे। और फिर जैसे तैसे खुद ही फी के पैसों का इंतजाम करके उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। हालांकि इसके बाद से पढ़ाई को पूरा करने में यूनिवर्सिटी की एक टीचर डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने आर्थिक रूप से उनकी काफी हेल्प की थी। अब दोस्तों, नारायण मूर्ति जी ने IIT कानपुर में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने वाले थे, जबकि IT के फील्ड से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए दोस्तों, शुरुआत के 1 से 2 महीने तक उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही क्लासेस अटेंड की, लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना फील्ड चेंज करके IT में जाने का मन बना लिया। दरअसल हुआ यह था कि उन दिनों IIT कानपुर में अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर सेमिनार होते रहते थे, जिसमें कि देश विदेश के लोग उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए आते थे। और कुछ ऐसा ही एक सेमिनार उन्होंने अटेंड किया जो कि पूरी तरह से IT पर बेस्ड था।
नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि 15 मिनट का वो सेमिनार उनके लिए सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट था, क्योंकि उस सेमिनार को अटेंड करने पर ही उन्हें पता चला कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और आईटी जैसी चीजों पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला है। और फिर यहीं से उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करके आईटी के फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, इस तरह से साल 1969 में उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद में एज अ चीफ सिस्टम प्रोग्रामर जॉब करने लगे। और दोस्तों, इसी जॉब के दौरान उन्होंने भारत के सबसे पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम किया था। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि आईआईएम में काम करना उनकी लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक था, क्योंकि यहाँ काम करते हुए उन्होंने कई सारी ऐसी चीजों को सीखा जो कि आगे चलकर उनके व्यावसायिक करियर में बहुत काम आई। आईआईएम के लिए उन्होंने 1971 तक काम किया और फिर उसके बाद से वो जॉब करने के लिए विदेश चले गए। और दोस्तों, इस दौरान उन्होंने अपना कुछ समय पेरिस में भी काम करते हुए बिताया, लेकिन 1973 में उन्होंने अपनी यह जॉब छोड़ दी और फिर अगले 11 महीने दुनिया के 25 अलग अलग देशों को घूमने में बिताए। और दोस्तों, इस सफर के दौरान उन्होंने दुनिया के बहुत से अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया और इसी जर्नी के दौरान ही उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और इस तरह से इस सफर से लौटने के तुरंत बाद ही उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक छोटी सी कंसल्टिंग कंपनी शुरू कर दी, लेकिन 1.5 साल तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी यह कंपनी फेल हो गई थी और नारायण मूर्ति जी के एंटरप्रेन्योर बनने का सपना भी अब चकनाचूर हो गया। अब यूं तो वे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे, लेकिन उस समय तक उनकी लाइफ में उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी आ चुकी थी और उनके ऊपर यह प्रेशर था कि वो लाइफ में जितना जल्दी हो सके सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके सेटल हुए बिना सुधा मूर्ति जी के पिता उन दोनों की शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे। और दोस्तों, इसीलिए नारायण मूर्ति जी ने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स नाम की एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी और साल 1978 में सुधा जी से शादी करके वे करियर और लाइफ दोनों में ही सेटल हो गए। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी नारायण मूर्ति जी अपनी उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि अंदर से वे अभी भी एक एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहते थे। और इसी वजह से साल 1981 में उन्होंने अपनी पत्नी सुधा से 10,000 रुपए उधार लिए और अपने 6 जूनियर्स को साथ में लेकर एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने इन्फोसिस रखा। सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि इन्फोसिस के कामयाब होने से पहले तक उन्होंने नारायण मूर्ति जी के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए थे। असल में नारायण मूर्ति जी सुधा से पहली बार अपने स्ट्रगल के दिनों में मिले थे और उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि इन दोनों के मिलने और डेट पर जाने का खर्चा भी खुद सुधा जी को ही उठाना पड़ता था। असल में सुधा जी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, साथ ही बहुत कम उम्र में ही जॉब करके वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई थी। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टाटा मोटर्स, जो कि पहले टेल्को के नाम से जानी जाती थी, उस कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पर काम करने वाली सबसे पहले फीमेल एम्प्लॉय सुधा जी ही थी। सुधा जी की तरह ही अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी लाइफ में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अब यूं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडीज और क्रिप्टो करेंसीज जैसे ऑप्शंस को चुन सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ mudrex.com को। mudrex में बेसिकली आप क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर यह आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनके कॉइन सेट्स एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाए हैं और मैनेज भी एक्सपर्ट्स ही करते हैं। मतलब कि आप अपना पैसा लगाएं और प्रॉफिट एंजॉय करें, बाकी सब एक्सपर्ट्स करेंगे। 2 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स के द्वारा ट्रस्ट किए जाने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाता है और रिस्क अवॉइड करने के लिए KYC प्रोसीजर को पूरा करने के बाद से आप क्रिप्टो लेना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इनका जो वैलेट है दैट इज पावर्ड बाय बाइनेंस। तो नीचे दिए हुए लिंक से अभी साइन अप करें और $15 अपने मुद्रेक्स वैलेट में पाएं, जो कि सिर्फ पहले 1000 साइन अप्स के लिए ही अवेलेबल है। सो स्टार्ट नाउ योर स्मार्ट एंड सिस्टमेटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। खैर, अपनी पत्नी से 10,000 रुपए उधार लेकर नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस कंपनी को शुरू किया था और उनके घर का फ्रंट रूम इस कंपनी का पहला ऑफिस बनाया गया। और उस समय इस कंपनी के हालात ऐसे थे कि उन्हें एक टेलीफोन कनेक्शन लेने में 1 साल और एक कंप्यूटर लगाने में 3 साल का समय लग गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी नारायण मूर्ति जी और उनके सभी पार्टनर्स इस कंपनी को चलाने की लगातार कोशिशें करते रहे और फिर आखिरकार कुछ समय के बाद उन्हें यूएस की एक कंपनी से फंडिंग मिल गई
और इस तरह उस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में इन्फोसिस का काम शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से साल 1989 में किसी वजह से यह ज्वाइंट वेंचर टूट गया और इन्फोसिस एक बार फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से उसने शुरुआत की थी। ये वो समय था जब सभी लोग नारायण मूर्ति जी को कंपनी बंद करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और कंपनी को चलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और फिर आखिरकार कुछ सालों के बाद से यह बुरा वक्त टलना और उनकी इस दिन रात की मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी को अब नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे। और साथ ही साल 1991 में लिबरलाइजेशन आने के बाद भारत के साथ ही इन्फोसिस कंपनी ने भी काफी तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया था। इसके बाद से इस कंपनी ने बहुत ही जल्दी भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी और साल 1999 में यह अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली इतिहास की सबसे पहली इंडियन कंपनी बन गई। इसके बाद से इन्फोसिस ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते इसे भारत की सबसे बड़ी व सबसे सफल कंपनियों में शुमार किया जाने लगा। अब आज की अगर बात करें तो इस समय इन्फोसिस का बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही फैल चुका है और इसे अब वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनीज में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह से अपनी कहानी से नारायण मूर्ति जी ने हमें सिखाया कि लाइफ में सक्सेस वही हासिल करता है जो सिचुएशन के सामने झुकने की बजाय पूरी बहादुरी से उसका सामना करता है। और दोस्तों, नारायण मूर्ति जी के बारे में एक चीज जिसे आज भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है उनका हम्बल बिहेवियर। दरअसल नारायण जी आज इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा सादगी के साथ में अपना जीवन जिया। और सिर्फ नारायण जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी अपनी सादगी के लिए काफी फेमस हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी कुछ समय पहले अपने एक इंटरव्यू के दौरान सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि उन्होंने पिछले 21 सालों से अपने लिए कोई नई साड़ी तक नहीं खरीदी है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज इन दोनों लोगों को ही हमारे देश की मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज में शुमार किया जाता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इंसान अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। वो यूनिवर्सिटी में किसी और सब्जेक्ट पे, पॉलिटिक्स में शायद पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, तो जब उन्हें पता चला कि यार आईटी का दौर, टेक्नोलॉजी आगे चल के इसी का दौर है, उन्होंने फटाफट फील्ड चेंज की। ये थोड़ी सी होती है दूरअंदेशी। वो जो लेक्चर हुआ होगा उसमें कोई समझदार बंदे आए होंगे, उन्होंने बताया होगा ये स्टूडेंट्स को, तो उन्हें आइडिया हुआ, तो उन्होंने फिर ये फील्ड चुनी। फिर उसके बाद अच्छा, हर शख्स कहता है, ज़्यादातर लोग जॉब्स करके अपनी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारते हैं। हर शख्स कहता है मैं बिज़नेस कैसे करूं, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास बिज़नेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं। लेकिन आप देखें, 10,000 जिस शख्स ने उस टाइम पे 10,000 भी शायद लाख के बराबर होगा, हाँ। ठीक है ना। तो अगर जिसने काम करना है वो कुछ भी करके, अपनी पत्नी से लेके, दोस्तों से लेके, कुछ भी करके इंसान कर सकता है। और सबसे मेन चीज़ है कि अक्सर लोग पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो लोग गलती क्या करते हैं, कोई एक काम करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, नहीं आता गिव अप कर देते हैं, नहीं आता गिव अप भी नहीं करते, नहीं आता दूसरी तरफ पड़ जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ। फिर दूसरी तरफ वो कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से अपने काम को चेंज कर देते हैं, कुछ और को खोल लेते हैं, कुछ और शुरू कर देते हैं, कुछ और किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। वो कहते हैं इसमें दम नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने ये नोट किया कि उन्होंने कॉलेज में ही माइंड बना लिया आईटी का, फिर आईटी से रिलेटेड ही बिज़नेस शुरू किया, फिर उसके उसी बिज़नेस में कामयाब होकर दिखाया। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है और कहते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। दुनिया के बिल्कुल दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। लेकिन आज जो इनकी मैंने लुकिंग देखी, इनका जो बहुत हम्बल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल शख्स है। अच्छा, वाइफ भी वैसी है। हाँ, मतलब ये मेड टू ईच अदर कहेंगे ना। हाँ, चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी मुझे कि जैसे चांद सूरज की जोड़ी, बिल्कुल जैसे वो खुद है, सिंपल टाइप, डिसेंट टाइप, हर चीज़ में मजाक नहीं अच्छा लगता है यार। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। तो वाइफ भी बिल्कुल उसी टाइप की, बिल्कुल सिंपलिसिटी उनके अंदर झलक रही थी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, एक चीज़ का थोड़ा सा उन्होंने मतलब
बात इस पे डिस्कस नहीं करी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, टीचर भी हूँ, और मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की है। जब आप एक फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड की तरफ आते हो ना, ये आपके लिए बहुत ईजी नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। मतलब यहीं पे कुछ ही लोग हैं जो इसका सामना कर पाते हैं या उसको लेकर आगे। जैसे फॉर सपोज अगर आपने इंजीनियरिंग ली है और आप आईटी की तरफ आए हो, तो यकीन करें आपको दुगनी मेहनत करनी है, ऐसे बिल्कुल ठीक है ना। आपको ट्रिपल अपना एक मोटिवेशन दिखाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ग्रेजुएट उन्होंने इंजीनियरिंग में ही किया था। अगर 4 साल वो पढ़ते तो उनको बैक का पता होता। वैसे कंप्यूटर के हवाले से तो कहा जाता है, वैसे भी हमें बेसिकली भी बताया जाता है या तालीम हमें मिलती है, कुछ कोर्सेज कुछ बुक्स हम पहले भी पढ़ लेते हैं, उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन फिर भी जो गैप आया और उसके बाद उन्होंने अचानक अपनी फील्ड चेंज करी, तो उसके लिए एक तो माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरी बात आपको बहुत ज़्यादा एक लग कर पढ़ना पड़ता है। और बिल्कुल भी वहीं पे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये घबराने वालों में से नहीं थे। एक होता है ना हर इंसान, ये बंदा इतना आगे चला गया, यार पता चले कि इसका एक फैक्टर कोई हमें बता दे आकर कि यार इसकी कामयाबी की क्या राज रहा, या कामयाबी की क्या वजह रही है, इसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, एडिशनल क्वालिटी थी जो हम में नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं आगे बढ़ पाते। तो मुझे जो वो क्वालिटी पता चली है कि ये कम हिम्मत नहीं थे, इनके हौसले बड़े बुलंद थे। एक दफ़ा बंदा फेल हो जाता है, फेलियर हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, कबाड़ा हो जाए, उसके बाद दोबारा उसका खुद का दिल भी नहीं करता यार मैं कैसे करूँ, एक दफ़ा तो मैं नाकाम हो चुका हूँ ना, हो सकता है वही आपकी वाली बात मेरे लिए नहीं है, ये फील्ड मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अब मैं क्या नहीं आगे बढ़ सकता। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग आपको कामयाब करती है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उस वक्त भी नहीं इन्होंने एक गिव अप नहीं करा, ये पीछे नहीं हटे। तो मुझे इनकी जो एक क्वालिटी समझ में आई, इनके हौसले बहुत बुलंद थे और ये बड़े पुख्ता किस्म के इंसान थे, कुछ ठान लें तो वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर सोचें, थोड़ी देर की तसव्वुर करें, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटता और हो सकता है कि वही कंपनी ने बहुत बड़ी कंपनी बनना था और जो अमेरिका वाली कंपनी थी उसे खरीद लेती तो आज ये वही होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे जो नुकसानात होते हैं ना, वो हमारी छोटी तकलीफें, छोटे छोटे जो नुकसानात हैं, छोटे छोटे लगता है हमें वक्ती तौर पे, तो वो हमें बड़े मसले मसाइल लग रहे होते हैं, अबे यार ये क्या हो गया, लेकिन मिलना बहुत बड़ा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उस वक्त होना ज़रूरी है। उन परेशानियाँ, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का टूटना, उस बंदे का आपसे ना जुड़ना, आपका कारोबारी पार्टनर ना बनना, आपको कुदरत ने कहीं पहुंचाना होता है, कहीं ना कहीं कामयाब करना होता है। इस बात से एक बात याद आ गई जया किशोरी की, कि याद होगा हमने देखा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो में, उन्होंने कहा था कि भगवान खड़े और एक बच्ची है वो उससे टैडी मांग रहे हैं, उसका कह रही मैं नहीं दूंगी, वो छोटा सा टैडी है, भले बिल्कुल छोटा था, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा सा टैडी छुपा हुआ है। भगवान ये चाहते हैं कि मैं उससे वो छोटा वाला लेके बड़ा वाला उसे दे दूँ, बड़ा सा। लेकिन हमें उस वक्त ये लग रहा होता है वक्ती तौर पे कि यार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, मैं हूँ या आप हूँ, तो ये सोचिए यार हमारे लिए ये है ही नहीं, हमें तो अल्लाह पाक हमेशा आजमाते रहते हैं। लेकिन आगे अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोचा। आपने वो भी कहानी सुनी होगी, पूरी कहानी तो नहीं सुनाते, सिर्फ याद दिला देते हैं, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया होगा। वो जो अंगूठा कट जाता है, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया हो गया, तो वो अगर ना कटता तो शायद सर भी कट जाता। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही हिम्मत आई हमारे अंदर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।